जय हिंद। आजादी की अमृत बेला के इस पावन शुभ अवसर पर मैं समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और अपनी बधाइयां प्रेषित करता हूं। जैसा कि हम सबको विदित है, आज से 75 वर्ष पूर्व स्वतंत्र भारत का उद्भव हुआ था। विभाजन की त्रासदी का गहरा काला साया संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप में परिलक्षित हुआ। देशी रियासतों का विलय, मानव संसाधन, शासन तंत्र, वित्तीय संपदा, रेलवे एवं सुरक्षा तंत्र का विभाजन एवं आदान प्रदान की पूरी प्रक्रिया विश्व इतिहास में अपने तरह की एक अत्यंत विषम, विकट एवं अद्वितीय प्रक्रिया थी, जिसका पूर्ण संपादन होने में 2 दशक से भी अधिक समय लगा। यद्यपि कुछ मुद्दे अभी भी जटिलताओं में उलझे हुए हैं, परंतु ये एक कटु तथ्य और सत्य है कि विभाजन के समय करीब 1 करोड़ से भी अधिक आबादी का विस्थापन सीमा के दोनों तरफ हुआ और लाखों लोगों ने अपनी जान भी गंवाई और इस विस्थापन की पुनर्स्थापन में कई दशक का समय लगा है। यदि हम भारतीय सेना की बात करें, आज भारतीय सेना करीब 13 लाख संख्या बल, बेहतर प्रशिक्षण, आधुनिक उपकरणों एवं हथियारों से सुसज्जित विश्व की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में से एक है और चौथी सबसे शक्तिशाली सेना है। परंतु स्वतंत्रता के समय परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत थीं। सेना के संख्या बल, संचालन और संसाधनों में द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत ही क्षरण होने लगा था। विश्व युद्ध के प्रारंभ में ब्रिटिश भारतीय सेना का संख्या बल करीब 6 लाख था, जो विश्व युद्ध के दौरान बढ़कर 25 लाख हो गया। हालांकि अधिकतर सैनिक अस्थायी थे और उनकी सेवाएं विश्व युद्ध के तुरंत बाद ही बिना किसी अनुकंपा के निरस्त कर दी गई। इन्हीं वर्षों में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में काफी तेजी आई और बदले विश्व परिप्रेक्ष्य में भारतीय नेतृत्व की बढ़ती और उभरती छवि ने ब्रिटिश सरकार को भारत छोड़ने के लिए विवश कर दिया। भारत की आसन्न स्वतंत्रता की परिस्थितियों को देखते हुए ब्रिटिश शासन ने सुरक्षा तंत्र को पूर्ण रूपेण खोखला कर दिया, जिसमें सुरक्षा तंत्र को उपकरण, हथियार एवं गोला बारूद इत्यादि की भीषण कमी और संख्या बल में भारी गिरावट से जूझने को मजबूर कर दिया। इसी परिप्रेक्ष्य में आसन्न स्वतंत्रता को देखते हुए ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने 20 फरवरी 1947 को घोषणा करी कि 30 जून 1948 से पहले भारत में स्वशासन की स्थापना की जाएगी। यद्यपि उस वक्त उन्होंने इस विभाजन के बारे में कुछ नहीं कहा था, परंतु उसके पश्चात माउंटबेटन योजना की घोषणा जो 3 जून 1947 को ब्रिटिश शासन द्वारा की गई, उसमें सत्ता के प्रस्तावित हस्तांतरण और भारत के विभाजन की निर्दिष्ट और स्पष्ट रूपरेखा दी गई थी। इसी योजना पर आधारित 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को 5 जुलाई 1947 को यूनाइटेड किंगडम की संसद द्वारा ब्रिटिश भारत को भारत और पाकिस्तान के रूप में 2 नए स्वतंत्र राष्ट्रों में विभाजित करने के लिए पारित किया गया और इस अधिनियम को 18 जुलाई 1947 को ब्रिटेन के सम्राट की सहमति मिली। सशस्त्र बलों के विभाजन और सैन्य परिस्थितियों के वितरण को भारत स्वतंत्रता अधिनियम की धारा 11, 12 और 13 के प्रावधानों के अनुसार तैयार किया गया था। 7 जून 1947 को अखंड भारत के वायसराय माउंटबेटन की अध्यक्षता में एक विभाजन समिति का गठन किया गया, जिसमें प्रत्यक्ष पक्ष के 2 प्रतिनिधि थे, ताकि विभाजन की प्रक्रिया की विस्तृत योजना के बारे में फैसला लिया जा सके। विभाजन की प्रक्रिया शुरू होने के बाद विभाजन समिति को एक समान संरचना की विभाजन परिषद द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना था।
विभाजन समिति के अधिनियम और सहमति के प्रावधानों के अनुसार ब्रिटिश सेना का विभाजन 30 जून 1947 को हुआ। 11,800 अधिकारियों और 5 लाख अन्य सेवारत कर्मियों को भारत के लिए 64% और पाकिस्तान के लिए 36% के अनुपात में विभाजित किया गया। इसी प्रकार अन्य संसाधनों और विभिन्न प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, जिसमें आयुध कारखाने भी शामिल थे और दूसरी परिसंपत्तियां भी शामिल थी, का पुनः वितरण किया गया। वितरण की यह प्रक्रिया बहुत जटिल थी क्योंकि विभिन्न सैन्य इकाइयों में मिश्रित धार्मिक संरचना थी, इसलिए सैनिकों का अंतर इकाई स्थानांतरण भी किया गया। सभी 16 आयुध कारखाने भारत में स्थित थे, इसलिए उन्हें भारत में ही रहने दिया गया और इसके एवज में पाकिस्तान को अपने स्वयं के बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए भारत द्वारा एक मुश्त रकम का भुगतान भी किया गया। इसी प्रकार जो अखंड भारत का रक्षा प्रशिक्षण संस्थान क्वेटा में था, वो क्वेटा में ही रहा और भारत ने वेलिंगटन में एक और प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की। ब्रिटिश भारतीय सेना की उत्तरी कमान पाकिस्तान को आवंटित की गई, जबकि दक्षिणी और पूर्वी कमान भारतीय सेना का हिस्सा बन गई। यह भी एक जानने योग्य तथ्य है कि एक अन्य कमान, मध्य कमान जो थी ब्रिटिश सेना की, उसे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बनाया गया था और सितंबर 1946 में ही भंग कर दिया गया था। तत्पश्चात विभाजन जनित परिस्थितियों और भारत की नई सीमाओं की रक्षा हेतु 15 सितंबर 1947 को दिल्ली और पूर्वी पंजाब कमान का निर्माण किया गया था। परिवर्तन और विभाजन की इस प्रक्रिया के दौरान 144 सेना इकाइयों को भंग कर दिया गया, जबकि भारतीय रियासतों की 61 सैन्य इकाइयों को उन राज्यों को पुनः वापस कर दिया गया। इसी प्रकार ब्रिटिश भारतीय सेना में जो गोरखा ब्रिगेड थी, उसको भारत और ब्रिटेन के बीच में विभाजित किया गया। द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लेने वाले भारतीय डिवीजनों में से 6, 8, 10, 14, 17, 19, 20, 23, 25, 26 और 39वें डिवीजन को भंग कर दिया गया, जिसके फलस्वरूप भारतीय सेना के पास शेष 4, 5, 7 इन्फेंट्री डिवीजन, 1 बख्तरबंद डिवीजन और 2 एयरबोर्ड डिवीजन ही थे। इस प्रकार स्वतंत्रता के समय भारतीय सेना में सिर्फ 88 पैदल सेना बटालियन, 12 बख्तरबंद रेजिमेंट और 19 तोपखाने रेजिमेंट ही शेष रह गए। जिस तरह से थल सेना का विभाजन हुआ, उसी प्रकार विभाजन के समय भारत को एक विभाजित वायुसेना विरासत में मिली, जो मात्रात्मक और गुणात्मक रूप में काफी कमजोर थी। रॉयल इंडियन एयरफोर्स की परिसंपत्तियों का 2/3 भारत को आधार पर विभाजित किया गया और जिसके तहत भारत और पाकिस्तान को क्रमशः 6 और 2 लड़ाकू स्क्वाड्रन मिले थे और उस समय भारतीय वायुसेना में लगभग 900 अधिकारी, 10,000 गैर कमीशन अधिकारी और 820 से अधिक नागरिक तकनीशियन और प्रशासनिक कर्मचारी शामिल थे। इसी प्रकार नौसेना संसाधनों के पुनः आवंटन ने भी भारतीय नौसेना को भारत के पूर्वी और पश्चिमी तट के साथ अंडमान और निकोबार के द्वीपों की सतर्कता और गश्त बनाए रखने के लिए तकनीकी परिचालन और प्रशिक्षण क्षमता को काफी हद तक सीमित कर दिया, जिससे उभरने में कई दशक लग गए। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत भारतीय सेना में केवल एक ही अधिकारी जो थे वो जनरल रैंक के अधिकारी थे और वो थे भारतीय चिकित्सा सेवा के मेजर जनरल हीराजी शापित जी। इनके अलावा चिकित्सा सेवा से एक ब्रिगेडियर और सेना के जो लड़ाकू अंग होते हैं, इन्फेंट्री, आर्मर्ड, आर्टिलरी इत्यादि, उनसे सिर्फ 3 भारतीय ब्रिगेडियर और कर्नल और लेफ्टिनेंट कर्नल या अस्थायी अभिनय रैंकों में 220 अन्य भारतीय अधिकारी ही भारतीय सशस्त्र बलों का हिस्सा था। इस प्रकार हमारी सेना में उच्च स्तर पे नेतृत्व देने के लिए अधिकारी काफी कम मात्रा में वहां पर हमारे पास में उपलब्ध थे और कोई भी सशस्त्र सेनाओं के लड़ाकू अंगों से भारतीय जनरल आर्मी में
और एयरफोर्स में वायु अधिकारी या नेवी के फ्लैग ऑफिसर नहीं थे। फील्ड मार्शल सर क्लाउड ऑचिनलेक ब्रिटिश भारत के अंतिम कमांडर इन चीफ थे, जिन्हें 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान के सर्वोच्च कमांडर के रूप में फिर से नियुक्त किया गया और नवंबर 1948 तक वो दोनों देशों के सर्वोच्च कमांडर बने रहे और उनके इसके उपरांत यह पद समाप्त कर दिया गया। उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच सशस्त्र सैन्य बलों के विभाजन की प्रक्रिया की निगरानी और निष्पादन में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई। यह भी एक विडंबना है कि भारत और पाकिस्तान का पहला युद्ध और पाकिस्तान सेना की कश्मीर में जब घुसपैठ हुई तब दोनों देशों के सर्वोच्च कमांडर वही थे और साथ ही भारतीय और पाकिस्तानी सेना के दोनों कमांडर इन चीफ रॉयल ब्रिटिश आर्मी के अधिकारी थे और सीधे कमांडर इन चीफ को वो रिपोर्ट कर रहे थे। इसके बावजूद युद्ध हुआ और यही वजह है कि कश्मीर के युद्ध में और कश्मीर में जो अतिक्रमण की घटनाएं हुई हैं उससे हमेशा जो है ब्रिटेन की तत्कालीन सरकार के ऊपर उसके बारे में हमेशा कुछ न कुछ सवाल उठते रहे हैं। ब्रिटिश सेना के वरिष्ठ अधिकारी जनरल सर रॉब मैकडॉनल्ड लॉकहार्ट 15 अगस्त 1947 से 31 दिसंबर 47 तक भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ थे और 1 जनवरी 1948 को जनरल सर फ्रांसिस रॉबर्ट रॉय बुकर द्वारा उनकी जगह ली गई। 15 जनवरी 1949 को प्रमोशन के बाद जनरल के.एम. करियप्पा ने थल सेना के प्रथम भारतीय जनरल के रूप में सेना अध्यक्ष का पद संभाला, जिन्हें सेवानिवृत्ति के बाद में फील्ड मार्शल की रैंक से नवाजा गया था। इसी प्रकार एयर मार्शल सर थॉमस वॉकर एल्महर्स्ट 15 अगस्त 1947 से 22 फरवरी 1950 तक भारतीय वायुसेना के पहले कमांडर इन चीफ थे और एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी ने जब 1 अप्रैल 1954 को वायुसेना का प्रमुख का कार्यभार संभाला तो वो पहले भारतीय वायुसेना अधिकारी बने। नेवी में रियर एडमिरल JTS हॉल 15 अगस्त 1947 से 14 अगस्त 1948 तक भारतीय नौसेना के पहले कमांडर इन चीफ थे, परंतु प्रथम भारतीय के रूप में वाइस एडमिरल रामदास कटारी 22 अप्रैल 1958 को भारतीय सेना के प्रमुख बनने वाले पहले भारतीय थे। इस प्रकार आजादी के 11 वर्ष बाद सन 1958 में भारतीय सशस्त्र बलों में कमान परिवर्तन की प्रक्रिया पूरी हो गई। विभाजन के समय भारतीय सशस्त्र सैन्य बलों को धार्मिक आधार पर सत्ता, परिसंपत्तियों, जनसांख्यिकी प्रवास के हस्तांतरण की प्रक्रिया से जनित बड़े पैमाने पर उपजी हिंसा और संघर्षों के साथ सीमा पार 14 मिलियन से अधिक आबादी के विस्थापन की अवस्था में आंतरिक एवं भाव सुरक्षा के अलावा कानून और व्यवस्था बनाए रखने की भी महती जिम्मेदारी सौंपी गई थी। मानव शक्ति, रसद और अग्निशक्ति के भारी नुकसान के बावजूद सेना ने बहुत ही पेशेवर तरीके से इस जिम्मेदारी को निभाया। इसके अलावा विभाजन एवं विभाजन की अवस्था के इस भीषण संकट के दौरान जम्मू कश्मीर पर जिस प्रकार पाक सेना और मिलिशिया का अचानक हमला हुआ वो हमारे रक्षा बलों के लिए वास्तविक लिटमस टेस्ट था। निसंदेह भारतीय वायुसेना का और सेना के संयुक्त अभियानों ने घुसपैठ को रोक दिया और कश्मीर को पाकिस्तान के चंगुल में जाने से सफलतापूर्वक बचाया। इसी भांति सेना ने जूनागढ़ और हैदराबाद के विलय को सफलतापूर्वक पूरा किया और तत्पश्चात 1961 में गोवा को पुर्तगाल से आजाद कराने और भारत में विलय की प्रक्रिया को भी पूरी सफलता से संपन्न किया। निसंदेह हमारी सेना को स्वतंत्रता और विभाजन की प्रक्रिया जनित परिणाम स्वरूप संस्थागत रूप से भारी नुकसान उठाना पड़ा और उससे उभरने में दशकों लग गए। तब से लेकर आज तक भारतीय सैन्य प्रतिष्ठान आधुनिकीकरण, ढांचागत परिवर्तन के विभिन्न चरणों से गुजर चुका है और जिसकी पहली बानगी 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद महती आधुनिकीकरण और तत्पश्चात 1971 के भारत पाक
युद्ध और बांग्लादेश उद्भव के बाद 1975 में जनरल केवी कृष्णा राव के नेतृत्व में बनी समिति की सिफारिशों के आधार पर उसे 2000 के बाद कारगिल युद्ध के बाद परिचालन और संपादन की प्रक्रिया को उन्नत करने की जो कमेटी बनी, उन सब बातों पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया। हाल ही के वर्षों में भारतीय सशस्त्र बलों ने स्वतंत्रता के बाद के सबसे बड़े सुधारों के युग में प्रवेश किया है, जिसमें एकीकृत थिएटर कमान, युद्ध समूह जिन्हें कि बैटल ग्रुप कहा जाता है, साइबर, अंतरिक्ष, परमाणु और रणनीतिक बलों का निर्माण और सीडीएस और सैन्य मामलों के विभाग का कार्यान्वयन शामिल है। आधुनिक भारतीय सेना थल, सागर, वायु और अंतरिक्ष पर पूर्ण प्रभुत्व के साथ एक वैश्विक सुपर पावर के रूप में अभिसरण की प्रक्रिया से गुजर रही है। वास्तव में ये परिवर्तन स्वतंत्रता के बाद के महान परिवर्तन है, जिसके फलस्वरूप भारतीय सेना के एक बहुत ही चुस्त दुरुस्त और क्विक आर्म फोर्सेस में एक घोषित दृढ़ मानसिकता के साथ में शत्रु पे प्रहार करने की एक एग्रेसिव क्षमता जो है उभर कर सामने आई है। और हर हालत में हमारा सुरक्षा तंत्र अब जो है वैश्विक जिम्मेदारियों को निभाने के लिए और एक सुपर पावर के रूप में आगे आने की ओर कदम बढ़ा चुका है। और भविष्य में जो है आने वाला समय भारतीय सेना, भारतीय सुरक्षा तंत्र, भारतीय डेमोक्रेसी और भारत की आर्थिक व्यवस्था का होगा, यही मेरा विश्वास है। जय हिंद। और मैं आप सबको एक बार पुनः स्वतंत्रता दिवस के इस 75वें सालगिरह पर और अमृत महोत्सव पे शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं।